बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी जूनियर ट्रैफिक वार्डन मरखा 9 मार्च 2025 को होने वाला पेपर आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, पाकिस्तान फर्स्ट 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान वाज लॉन्च्ड। पाकिस्तान का जो 5 साल मंसूबा है, तो पहला तरक्याती मंसूबा कब लॉन्च किया गया? 1955 में लॉन्च किया गया और ये 1955 से 1960 के दरमियान पहला 5 साल मंसूबा लॉन्च किया गया। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये कब? 1955 टू 1960। और सेकंड कब हुआ? 1960 टू 1965। एंड द थर्ड वन इज 1965 टू 1970। और फोर्थ वन 1970 टू 1975। एंड द फिफ्थ वन इज 1978 to 1983. Sixth one 1983 to 1988. Seventh one 1988 to 1993. And eighth one is 1993 to 1998। ये ओवरऑल जो 5 साल मंसूबा जाते हैं उनकी एक लिस्ट है कि पाकिस्तान में 5 साल जो तरक्याती मंसूबे होते हैं उसमें सबसे पहला मंसूबा कब स्टार्ट किया गया था? वो 1955 में स्टार्ट किया गया था और 1955 से लेके 1960 तक। उसके बाद कंसेक्टिव कौन कौन से 5 ईयर प्लान आए थे? दूसरा 5 साल मंसूबा 1960 से 1965, तीसरा 65 से 70, चौथा 70 से 75 75, पांचवा 78 टू 1983, छठा 83 टू 1988 और सातवां 1988 टू 1993। और इसी तरह से जो 8वां तरक्याती मंसूबा है वो 1993 से 1998 पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से लॉन्च किया गया कि प्लानिंग एंड जो डेवलपमेंट कमीशन विंग है उसकी तरफ से ये 5 साल मंसूबा जात पेश किए गए थे। तो सबसे पहला मंसूबा कब पेश किया गया था? वो 1955 में पेश किया गया था और ये 1955 से 1960 के दरमियान था पहला मंसूबा। और इसी तरह से रेस्ट ऑफ जितने भी प्लान्स हैं तो उसकी लिस्ट यहाँ मैंने शेयर कर दी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशंस सेंड स्पेशल इन्वाय इन कश्मीर इन 2019। तो वो कौन सी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने अपना खसूसी वफ्द भेजा था? वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC थी जिन्होंने सबसे पहले कश्मीर में अपना इन्वाय भेजा था। और ये भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत कश्मीर की जो खुद मुख्तियारी थी, कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया? तो आर्टिकल 370 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, 370 आर्टिकल इंडिया के जो आइन है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 370 का आर्टिकल ये कहता था कि जिसमें कश्मीर को एक खुद मुख्तियार और रियासत भी थी, लेकिन उनके इन्हीं असलूब को ख़त्म करते हुए 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने अपने आइन में तरमीम करते हुए आर्टिकल 370 के तहत, और ये आर्टिकल 370 कब ये आइन के अंदर अमेंडमेंट की गई? 5 अगस्त 2019 को। और फिर ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वार्स भी हो चुके हैं जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और सीज़ फायर भी इसी मसला कश्मीर की कड़ी है। तो 1947 1948 में सबसे पहली वार हुई थी, उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में, इसी तरह से 1994 में कारगिल वार हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि अभी तक भी हल तलब है। आल्दो इंडिया ने अपने आइन में तब्दीली करते हुए इसकी जो एक खुद मुख्तियार और इसके जो हकूक़ थे वो भी इन्होंने गस्ब कर दिए थे। और इसी हवाले से इंडिया ने सबसे पहले जाकर यूनाइटेड नेशंस में भी मसला कश्मीर का मसला हाईलाइट किया गया था। तो वो 1 जनवरी 1948 को ये मसला उन्होंने ऑन 1 जनवरी 1948 ये मसला उन्होंने यूनाइटेड नेशन में हाईलाइट किया था कश्मीर इश्यू के हवाले से। और फिर अभी तक उसके ऊपर कोई भी इसी तरह से हल तलब जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं हो सकी। तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कश्मीर के हवाले से कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने सबसे पहले मसला कश्मीर को 2019 में जो है वो स्पेशल कन्वे भेजा था, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी वो
OIC ही थी जिन्होंने सबसे पहले मसला कश्मीर को जो है वो उजागर किया था। और उसके बाद सबसे पहले मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशन तक ले जाने के लिए कौन थे, वो भी इंडियन ही थे, जो 1 जनवरी 1948 को उन्होंने अपना जो मुकदमा है वो यूनाइटेड नेशन के सामने रखा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल जो है दैट इज अबाउट द अमीर भाषा डैम इज कंस्ट्रक्टेड। ये तामीर किया गया है, कौन से रिवर पे तामीर किया गया है? इंडस रिवर पे तामीर किया गया है। और द अमीर भाषा डैम के हवाले से ये भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये कब मुकम्मल होगा मंसूबा। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है 2028 में मुकम्मल होगा और इसके जो मुकम्मल करने जो पूरा प्रोजेक्ट है वाप्टा इसको डील कर रहा है, वाप्टा। और 2028 तक अगर ये द अमीर भाषा डैम मुकम्मल हो जाता है तो उस वक्त ये द अमीर भाषा डैम 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का इजाफा कर देगा पाकिस्तान के ओवरऑल जो वाप्टा में जो एनर्जी सेक्टर है उसमें 4500 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा। 4500 मेगावाट ये बिजली प्रोड्यूस कर सकेगा। और द अमीर भाषा डैम की ओवरऑल अगर हाइट के हवाले से बात की जाए तो ये भी सवाल मोस्ट रिपीटेड है कि हाइट ऑफ द अमीर भाषा डैम दैट इज 272 मीटर इसकी जो हाइट है, याद रखिएगा। और ये कंक्रीट बिल्ट डैम है। और ये अगर सवाल आ जाए कि लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, वो तरबेला डैम है, याद रखिएगा, जो कि अर्थ फील्ड डैम है। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान वो कौन सा है? वो है तरबेला डैम, याद रखिएगा जी। वो भी इंडस रिवर पर ही है। और इसी तरह से ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कालाबाग डैम कहाँ पे है? वो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है द अमीर भाषा डैम ये KPK और गिलगित बल्तिस्तान के इन बिटवीन है। इसका कुछ हिस्से KPK में और कुछ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है। तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द अमीर भाषा डैम जो है ओवरऑल ये किस रिवर के ऊपर तामीर किया गया है? तो ये इंडस रिवर के ऊपर तामीर किया गया है। और अगर 2028 तक इसके कंप्लीशन ईयर है, फाइनलाइजेशन ईयर है, 2028 तक अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो इसी द अमीर भाषा डैम की बदौलत पाकिस्तान में 4500 मेगावाट बिजली का मजीद इजाफा हो जाएगा। यूँ एनर्जी सेक्टर को भी मजीद एक्सपोर्ट मिलेगी। तो ओवरऑल ये सवाल जो द अमीर भाषा डैम के हवाले से बन सकते हैं वो यही हैं कि कंक्रीट फील्ड ये ग्रेविटी डैम है, कंक्रीट फील्ड ग्रेविटी डैम है ये। The most important and the most frequently asked questions regarding the अमीर भाषा डैम I have discussed here कि ओवरऑल इसको कौन डील कर रहा है? वाप्टा डील कर रहा है। और द अमीर भाषा डैम जो है कौन से रिवर पे है? ये इंडस रिवर पे है। इसकी हाइट कितनी है? 272 मीटर है। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान वो कौन सा? वो तरबेला है, वो इंडस रिवर पे है। और ये द अमीर भाषा डैम है, ये बेसिकली कंक्रीट फील्ड ग्रेविटी डैम है। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डॉन न्यूज़पेपर। जो डॉन न्यूज़पेपर है वाज फाउंडेड बाय ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, लंदन में इसकी फाउंडेशन हुई थी। तो डॉन न्यूज़पेपर आज तक भी पाकिस्तान में जारी व सारी है। और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन वो कब रखी गई थी? वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में ही रखी थी। उसके बाद है कि हु टुक कश्मीर इशू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कश्मीर इशू को हाईलाइट करने वाले वो कौन सा मुल्क था? वो इंडियन था। और कौन लेके गए थे? वो जवाहरलाल नेहरू लेके गए थे, याद रखिएगा। 1 जनवरी 1948 को वो कश्मीर इशू को लेकर यूनाइटेड नेशंस की तरफ चले गए थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि ये जो कश्मीर है ये हमारा हिस्सा है, इसके ऊपर हमारा कब्ज़ा है। उसके बाद अगला सवाल है कि अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय। अल हिलाल न्यूज़पेपर अजीम जो सियासी मजहबी स्कॉलर हैं वो
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, इन्होंने ये इशू किया था। उसके बाद है कि दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय, दिल्ली प्रपोजल क़ायद आज़म साहब ने प्रेजेंट की थी 1927 में, 1927 में तजावीज़ दिल्ली पेश की गई थी। किसकी तरफ से? क़ायद आज़म की तरफ से। और कब पेश की गई थी? 1927 को पेश की गई थी। द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम, तो वो 1320 से 1413 था। बेसिकली जो ये तुगलक जो डायनेस्टी है, ये जो सल्तनत है, तो इसके ड्यूरेशन के हवाले से सवाल किया गया था। तो इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी बुनियाद रखी थी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, गियासुद्दीन तुगलक। और जो इसका ड्यूरेशन था वो 1320 से लेकर 1413 तक इसका ड्यूरेशन था। और इसकी बुनियाद किसने रखी थी? वो गियासुद्दीन तुगलक ने रखी थी, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ यूनिस्ट पार्टी, वो कौन से है? वो सर फजल हुसैन साहब हैं, याद रखिएगा जी। सर फजल हुसैन साहब 1923 में है। हाईएस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्री दुनिया में, हाईएस्ट जहां से कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा हो रही है, वो कौन सा कंट्री है? वो है चाइना कंट्री है। उसके बाद है कि विच डिजीज विल इंक्रीज 80% इन 2025, 2040 तक उस बीमारी में मजीद इजाफा हो जाएगा। वो कौन सी डिजीज है? वो मलेरिया डिजीज है। उसके बाद कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून, 5 जून को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सेम इज द केस के 5 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उसी दिन ही यूनाइटेड नेशन का क़याम अमल में लाया गया था। और इसी तरह से वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ही इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है कि पाकिस्तान एंड चाइना डिसाइड्स विच सिटी एज इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल हब के तौर पर पाकिस्तान और चाइना की तरफ से सी पैक के हवाले से कौन से सिटी को इंडस्ट्रियल हब का जो है वो रुतबा दिया गया दोनों तरफ से मुशावरत के बाद? तो वो फैसलाबाद है, जिसका पुराना नाम लैलपुर सिटी भी है और इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन स्पेशल डे ऑब्जर्व, वो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है और वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ओवरऑल अगर यूनाइटेड नेशन डे के हवाले से सवाल आ जाए तो वो कौन सा है? याद रखिएगा, वो 24 अक्टूबर है, याद रखिएगा। हर साल यूनाइटेड नेशन डे जो है वो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन द डे 24 अक्टूबर इन 1945। सो इस बिहाफ पे 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे ही सेलिब्रेट किया जाता है। तियानमेन स्क्वायर इज इन विच कंट्री, वो किस कंट्री में है? वो बीजिंग चाइना में है, याद रखिएगा। विच फ्लो इन अफेक्ट्स बर्ड्स, तो परिंदों के अंदर जो अफेक्टिव हुआ था वो कौन सा था? वो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस था, जिन्होंने बर्ड्स को जो है अफेक्ट किया था। हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है द ग्रेट इंग्लिश पोइट। ये ग्रेट इंग्लिश पोइट हैं और जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है कि ये पोइट ऑफ नेचर भी हैं, लवर ऑफ नेचर भी हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर भी हैं, एंड इवन विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द रिफ्लेक्टर ऑफ नेचर भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि उनकी मोस्ट जो पोएटिक लाइंस हैं, जो पोइट्री है, वो नेचर के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं और ये नेचर और नेचुरल फिनोमिनास को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है लवर ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर, रिफ्लेक्टर ऑफ नेचर एंड इवन द पोइट ऑफ नेचर भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की बात आए, अगर मैकेनिकल कंप्यूटर की बात है, मॉडर्न कंप्यूटर की नहीं, तो मैकेनिकल कंप्यूटर के हवाले से चार्ल्स बैबेज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द को-फाउंडर ऑफ नेटकैप, तो को-फाउंडर उसका क्या है? मार्क एंडरसन है उसका को-फाउंडर। सर आगा खान बरियड इन विच सिटी, सर आगा खान मिस्र में, इजिप्ट में, एस्वान में मदफन है, दफन है। उसके बाद है कि द सी पैक रेलवे लाइन नियर हैविलैंड इज कॉल्ड एज, उसको क्या नाम दिया जाता है? वो खंजराब रेलवे उसको नाम दिया जाता है। लाहौर रेजोल्यूशन चेंज स्टेट्स इनटू स्टेट बाय अमेंडमेंट इन विच ईयर, कौन से साल में अमेंडमेंट की गई? एक्चुअली वो 1946 में अमेंडमेंट की गई थी। बेसिकली जब लाहौर रेजोल्यूशन पास होती है 1940 में, तो फिर कुछ
जो एंटी मुस्लिम हैं उनकी तरफ से तस्दीक आमेज़ एक खिताब दिया जाता है कि इट इज़ नॉट अ लाहौर रेजोल्यूशन, इट्स अ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो फिर दोबारा मुसलमानों ने और जो मुस्लिम लीग के लीडर थे उस वक्त उन्होंने कहा था ठीक है भाई कि इसको रेजोल्यूशन लाहौर की बजाय अगर पाकिस्तान रेजोल्यूशन नाम दिया जा रहा है तो ये सोने पे सुहागा और ही बेहतर है। लेकिन ओवरऑल ऑफिशियली तौर पर जो अमेंडमेंट करके इसका नाम जो चेंज किया गया था वो कब चेंज किया गया था, वो 1947 में ओवरऑल इसका राइट ऑप्शन है कि स्टेट्स इनटू स्टेट अमेंडमेंट कब की गई थी, वो 1946 में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अगर सेंटेंस की अरेंजमेंट के हवाले से सवाल पूछा जाए तो इंग्लिश में उसको क्या नाम देते हैं, सिंटैक्स नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, माय ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, वाज वाचिंग टीवी। अब बेसिकली इसमें जो माय ब्रदर है इसको हम नाम देते हैं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसको उर्दू में हम नाम बोलते हैं मसनद इलाह कहते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, उसका नाम क्या देते हैं, उसको प्रीडिकेट नाम देते हैं। सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एज, उसको प्रीडिकेट नाम देते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मसनद कहते हैं, याद रखिएगा। और फाइल को क्या कहते हैं, मसनद इलाह कहते हैं या सब्जेक्ट भी कहते हैं। इन विच ईयर्स चित्राल मर्ज इनटू पाकिस्तान, चित्राल को पाकिस्तान में मर्ज किया गया था 1969 में। MI5 इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, तो ये किसकी है, ये यूके की सीक्रेट एजेंसी है, जैसे ISI पाकिस्तान की है। और इसी तरह से हेडक्वार्टर ऑफ IEA इंटरनेशनल एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, तो वो कहाँ पे है, पेरिस में उसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद एक सरनेम ऑफ नेक्सस, नेक्सस का सरनेम होता है, नेक्सस मीन बंधन, जोड़, कनेक्शन, तो उसका जो सरनेम है दैट इज कनेक्शन है, याद रखिएगा कि कनेक्टिविटी करना, सो नेक्सस कहते हैं बंधन को, जोड़ को। उसके सरनेम का जो सवाल पूछा हुआ था दैट इज कनेक्शन, उसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल है दैट इज प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह खान जमाली डाइड इन, ये 2 दिसंबर 2020 को इनका इंतकाल हुआ था। द स्पेसिंग एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड एज, एडेंटेशन उसका नाम देते हैं। उसके बाद Ctrl+5 शॉर्टकट कीज यूज फॉर द लाइन स्पेसिंग, तो कितनी लाइन स्पेसिंग होती है, तकरीबन 1.5 होती है। इसी तरह से अगर डिफरेंट शॉर्टकट जो सवाल आते हैं कि शॉर्टकट किसके हवाले से, Ctrl+P स्टैंड फॉर द प्रिंट, Ctrl+C फॉर द कॉपी एंड Ctrl+V फॉर द पेस्ट, याद रखिएगा। Ctrl+C इज इक्वल टू कॉपी, कोई डॉक्यूमेंट कोई चीज है उसको कॉपी करने के लिए, एंड Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, वही जो चीज जो डॉक्यूमेंट आपने कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करने के लिए, एंड Ctrl+P, सो इट इज फॉर प्रिंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के हवाले से यह किया जाता है। और ओवरऑल अगर F5 की के हवाले से सवाल किया जाए तो F5 की ओवरऑल रिफ्रेश करने के हवाले से भी है, और जो पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स होती हैं उसको एनलार्ज करने के लिए भी F5 की ही प्रेस किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान बिकेम सामी प्रोविंस इन विच ईयर, 2009 में इसको सामी प्रोविंस का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर से ही एसोसिएटेड है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका लिंक किसके साथ है, ज़राअत के साथ उसका लिंक्ड है, एसोसिएशन ज़राअत के साथ ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, ताइवान को जो है वो चाइना से कब सेपरेट किया गया, 1949 उसका राइट ऑप्शन है। यू शुड नॉट फील जेलस ऑफ होता है हमेशा, क्योंकि उसका जो फिक्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है वो जेलस ऑफ होती है। इसी तरह से जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, अबाइड बाय, एक्ट अपॉन, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे प्रेपोजिशन है अकॉर्डिंग टू वर्ब भी इस्तेमाल होती हैं, कुछ रूल्स भी हैं और कुछ फिक्स्ड भी हैं। जूनियर टू, अबाइड बाय, एब्सेंट फ्रॉम, तो ये क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन है जो कि उन्हीं के साथ इस्तेमाल होती हैं। तो जेलस के साथ ऑफ इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो एडजेक्टिव्स के साथ फिक्स्ड हैं, जो वर्ब के साथ फिक्स्ड हैं, जो एडवर्ब के साथ फिक्स्ड हैं। तो इसी वजह से इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था, जेलस ऑफ राइट ऑप्शन है। इडियम कॉल इट अ डे मीन, जिसका मतलब क्या होता है कि स्टॉप एंड क्विट्स, मतलब कि गिव अवे, तार कर देना, छोड़ देना, स्टॉप कर देना। उसके बाद असलम खालिजी का पुलिस प्रोटेक्शन, असलम आस्ट फॉर आएगा, याद रखिएगा।
असलम ने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए दरखास्त की, सो आस्क्ड फॉर इस्तेमाल होता है। अगेंस्ट द क्लॉक मीन इसका मतलब वक्त के भी अगेंस्ट, सो इन अ ग्रेट हरी बहुत ही ज्यादा जल्दी में होना। ये बेसिकली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इंग्लिश के हवाले से थे, जैसे टू फेस द म्यूजिक इट मीन्स के तनकीद का सामना करने के लिए तैयार होना। टू पुल अप द सॉक्स मीन इट मीन्स टू गेट रेडी, और इसी तरह से बोन ऑफ कंटेंशन मीन के फसाद की जड़ जिसे बोलते हैं। तो ये डिफरेंट इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के हवाले से उसके मीनिंग्स पूछे गए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज ग्रीनविच इज इन विच सिटी, किस सिटी में है? ये लंदन में है, और ग्रीनविच टाइम के मुताबिक ही मोस्टली स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है। Which province of Pakistan was divided into two parts after independence 1947? तो कौन सा ऐसा सूबा था जब आज़ादी के वक्त 1947 में उसको दो पार्ट्स में तकसीम किया गया? तो पंजाब भी था, एक पंजाब इंडिया में और एक पंजाब पाकिस्तान पंजाब में। तो उस वक्त कौन सा ऐसा प्रोविंस था जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तो वो था पंजाब, याद रखिएगा। K2 इज ऑल्सो नोन एज, उसको माउंट गोडस्टन भी कहते हैं, चौगोरजी भी इसको नाम दिया जाता है। साइन यूज्ड विद अल्लाह, अब ये जो है इसे हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, याद रखिएगा। और जब हम बात करेंगे कि ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, तो उसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम देते हैं कि इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब इंटरजेक्शन कौन सा ऐसा वर्ड होता है जो सडन फीलिंग को जाहिर करता है? इट शोज द सडन एक्सप्रेशंस और द फीलिंग्स, सडन एक्सप्रेशंस और द फीलिंग्स, सडन एक्सप्रेशंस या फीलिंग को जाहिर करता है। उसमें क्या है? खुशी, गमी या हैरत भी हो सकती है। हुर्रा, आहा, तो ये क्या है? इसके साथ मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। और इसी तरह से अल्लास और ओह, इसके साथ भी ऐसे ही आएगा। एंड इसी तरह से अगर मैं हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ स्मार्ट यू आर, तो इसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही आएगा। तो इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है कि जो सडन फीलिंग्स या सडन एक्सप्रेशन को जाहिर करता है। पंक्चुएशन रूल के मुताबिक यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे दी हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, If 78 students make up 30% of the whole class, the total number of students in the class would be। अगर वो कहता है कि कोई एक क्लास है उसमें जो 78 स्टूडेंट हैं वो क्लास का 30% हैं, और ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो उसके लिए छोटा सा फार्मूला है। यूनिटरी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक और मेथड है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैथ में रूल है अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड कि जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है उसको इक्वेशन के राइट साइड पे ही रखेंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब चूंकि मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है उसको मैं राइट साइड पे ही रखूंगा। तो मैं लिखूंगा 30% अगर स्टूडेंट्स की तादाद है, इफ 30% इज द फिगर, देन स्टूडेंट्स, अगर 30% हैं तो स्टूडेंट्स कितने हैं भाई 30% में? वो कितने हैं? 78 हैं। और 1% अगर आ जाए तो क्या होगा भाई? 78 ओवर 30। मैंने कितने में फाइंड आउट करना है? टोटल 100% है ना, टोटल में फाइंड आउट कर रहा हूं ना, तो जब 100% आ जाएगा सो 78 ओवर 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये 0 से कैंसिल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, एक बाकी 18 और 3 6 आ जाएगा। 26 ज़रब 10 अगर करोगे तो ये कितना इसका जवाब आ जाएगा? 260 इसका सही जवाब है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद क्लास में कितनी होगी? वो 60 होगी, क्योंकि सवाल ये था कि अगर 30% जो है क्लास की स्ट्रेंथ है तो वो 78 बनते हैं। तो आप ये मालूम करें कि कुल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं। जैसे मैंने यूनिटरी मेथड से बताए हैं, वैसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहो भी कर सकते हो। 78 ओवर 30 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो उसका भी यही जवाब ही आता है। अगला सवाल है वो भी मैथ से रेलेवेंट है, दैट इज इन 5 क्लास में रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, रोज एंड कॉलम इक्वल हैं। इफ रोज आर के, अगर रोज के में है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कॉलम्स, तो कॉलम की वैल्यू क्या होगी? वो भी के ही होगी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज वो इक्वल हैं किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो इट मींस कि अगर रोज जो हैं वो क्या है, उनकी वैल्यू के है, तो डेफिनेटली कॉलम्स की वैल्यू भी क्या होगी?
के ही होगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल बट वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन मैथ के रेलिवेंट ये सवाल भी पूछा हुआ था।